जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ केस स्टडीज अटेम्प्ट की थी। फॉर्मेट देखा था हमने किस तरीके से लॉ की केस स्टडीज को अटेम्प्ट करना है और कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया था। तो आज के लेक्चर में कुछ मजीद क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारी केस स्टडी अटेम्प्ट कैसे करना है उस पर हम ग्रिप हासिल कर सकें। जो आपको तरीकाकार बताया था वो ये कि लॉ की कोई भी केस स्टडी हो, छोटे से छोटी या बड़ी से बड़ी, हमने उसको जब प्रेजेंट करना है, सॉल्व करना है तो दो हिस्सों में करना है। सबसे पहले रेलिवेंट लीगल प्रोविजन और फिर उसके बाद हमने उसका डिसीजन लिखना है। और रेलिवेंट लीगल प्रोविजन से मुराद वो पूरे का पूरा कंसेप्ट नहीं है, बल्कि सिर्फ उतना हिस्सा जो कि केस जिस पे बेस कर रहा है, हमने सिर्फ उसको लिखना है। और उसके बाद हम उसका डिसीजन लिखते हैं। जो केस में गिवन फैक्ट्स हैं जैसे नेम्स वगैरह, रिलेशनशिप्स वगैरह, टाइप्स ऑफ कंपनी, परसेंटेजेस, नंबर्स, डेट्स, ये सारी चीजें हम रेलिवेंट लीगल प्रोविजन वाले पोर्शन में नहीं लिखते बल्कि डिसीजन वाले पोर्शन में लिखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की केस स्टडी भी। सबसे पहले मुझे बताइए, एग्जाम में केस स्टडी आई, मैंने सबसे पहले क्या करना है? रिक्वायरमेंट को पढ़ना है। रिक्वायरमेंट से क्या पता चलता है हमें कि ये कौन सा टॉपिक है, कौन सा कंसेप्ट है जिससे क्वेश्चन उसने ड्राफ्ट किया, केस स्टडी बनाई है। कह रहा, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2017 एनुमरेट द नंबर ऑफ वोट्स रिक्वायर्ड बाय सलीम टू रिटेन हिज डायरेक्टरशिप इन जीएल। अब ये नंबर ऑफ वोट्स और डायरेक्टरशिप के लफ्ज से मुझे पता चल गया ये चैप्टर 13 मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। और इस केस स्टडी में वो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर की बात कर रहा है, कंसेप्ट रिमूवल ऑफ डायरेक्टर का उसने टच किया। सेकंड में, व्हाट वुड बी योर आंसर इन वन अबव इफ सलीम वाज इलेक्टेड टू फिल ए कैजुअल वैकेंसी ऑन द बोर्ड। वो कह रहा है बताइए अगर कैजुअल वैकेंसी का केस होगा तो आपका आंसर क्या होगा। अब हमने रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के केस में पढ़ा है कि इसमें वो दो ऑप्शन डिस्कस करता है। एक, अगर इलेक्टेड डायरेक्टर हो तो क्या होगा, और दूसरा अगर कैजुअल वैकेंसी, फर्स्ट डायरेक्टर या अनअपोज्ड डायरेक्टर है, उस केस में हमने कैसे रिमूवल का कैलकुलेशन करना है। जी, स्टार्ट करते हैं। गोल्डन लिमिटेड जीएल रजिस्टर्ड विद ए पेड अप कैपिटल ऑफ 20 million कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹50 हैज डिसाइडेड टू रिमूव वन ऑफ इट्स इलेक्टेड डायरेक्टर सलीम ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस। क्या एक डायरेक्टर का टेन्योर 3 years होता है, क्या उसे 3 years से पहले रिमूव किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। Slim was elected on the board by securing 1.8 million votes in general meeting held on 1st January 2015। अच्छा, 1st January 2015 तो नॉर्मल उसका टेन्योर कहां तक था भला? 1 जनवरी 2018 तक। ठीक है, या 31 दिसंबर प्रिसाइजली अगर आप कैलकुलेशन करना चाहे तो 31 दिसंबर 2018 तक। 31 दिसंबर 2017 तक। The least number of votes casted for electing a director in the meeting was 1.2 million। अच्छा, इसने वोट हासिल करे थे 1.8 मिलियन। इसका मतलब है इसके नीचे भी कोई डायरेक्टर थे जो पॉइंट तो हो गए लेकिन उनके वोट्स कम थे। तो आखिरी नंबर वाला डायरेक्टर जो इलेक्ट हुआ उससे कितने वोट्स थे? 1.2 मिलियन। जीएल है 7 डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड। जीएल के 7 डायरेक्टर्स हैं। फैक्ट्स पता चल गए आपको। अब सबसे पहले मुझे बताइए, क्वेश्चन में हमने 1 और 2, ये अहम चीज है, ये 1 करके फिर आंसर लिखना शुरू करना है। 1 लिखा, सबसे पहले रेलिवेंट लीगल प्रोविजन। बताइए रेलिवेंट लीगल प्रोविजन क्या है। अब ये इलेक्टेड डायरेक्टर है पहले वाले केस में या अपॉइंटेड जो इलेक्टेड है, तो सबसे पहले रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एन इलेक्टेड डायरेक्टर कैन नॉट बी रिमूव्ड इफ number of votes, if he obtains number of votes, if number of votes obtained by him against resolution equal or exceeds number of votes acquired by last director या least number of votes acquired by a director। प्रोविजन लिख दी। अब देखिए, इस रेलिवेंट लीगल प्रोविजन को केस स्टडी में लिखते हो आप अपने अल्फाज में इसको लिख सकते हैं। वैसे तो अगर कंसेप्ट याद हो तो वो आपने यहाँ पे कंसेप्ट रिप्रोड्यूस करना होता है। आपको बताया था ना कि केस स्टडी में आधी केस स्टडी तो हमारा जो रेलिवेंट लीगल प्रोविजन पोर्शन होता है वो रिटर्न के कंसेप्ट के ऊपर ही सॉल्व हो जाती है। इसके बाद बताइए लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स कितने थे? उसने खुद 1.8 मिलियन वोट हासिल किए थे, तो क्या उसको रिमूव करने के लिए भी 1.9? इसका मतलब है इसने अब की बार अपनी डायरेक्टरशिप बचाने के लिए कितने वोट? 1.8 नहीं, 1.2।
वोट्स, 1.2 मिलियन वोट्स हासिल करना है। क्लियर? सेकंड में बताइए इसमें क्या रेलिवेंट लीगल प्रोविजन वही रहेगी? अब की बार चेंज हो जाएगी। अब हम कहेंगे डायरेक्टर्स अपॉइंटेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी शैल नॉट बी रिमूव्ड इफ ही ऑब्टेन्स नंबर ऑफ वोट्स अगेंस्ट रेजोल्यूशन इक्वल आर इन एक्सेस ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। फार्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ शेयर, जो टोटल कंपनी के शेयर हैं, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम। अच्छा, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड का क्या मतलब है? पिछले इलेक्शन में कितने डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए थे? वो कितने थे? 7। और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइमिंग कितने हैं? इस वक्त कितने हैं? इस वक्त कितने हैं? 7। नॉर्मली नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड और नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द टाइमिंग सेम होंगे। किस केस में डिफरेंट हो सकते हैं? अगर वो डेथ वगैरह होगी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन लिस्टेड कंपनी है तो डेथ हुई है तो कैजुअल वैकेंसी भी फिल की होगी उन्होंने प्रोबेबली। इस केस में कोई उसने कैजुअल वैकेंसी का डेथ का जिक्र नहीं किया कि किसी की डेथ हो गई है, कोई रिजाइन कर गया है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड, इलेक्टेड और नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द टाइमिंग सेम है। अच्छा, इसको कैलकुलेट करते हुए जो नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं हमने, वो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं या उस डायरेक्टर के पास जितने शेयर्स? टोटल। तो यहां पे फार्मूला हमारा बनेगा 20 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 7, जो बिल्कुल गलत होगा। एक मिनट है, क्या गलती है इस फार्मूला में? भाई 20 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, ये पेड अप कैपिटल है। पेड अप कैपिटल आपको बताया था ना, शेयर और शेयर कैपिटल में फर्क है। अब पेड अप कैपिटल से आपने अगर नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने हैं, कैसे करेंगे? 20 मिलियन डिवाइडेड बाय एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 50। तो ये कितने आएंगे? 4 लाख आएंगे, 400,000। तो 4 लाख शेयर्स है मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 7, तो कितने वोट्स इसने रेजोल्यूशन के अगेंस्ट हासिल करने? 4 लाख। इसका मतलब है अगर ये कैजुअल वैकेंसी के जरिए अपॉइंट हुआ तो इसकी बचत के चांसेस ज्यादा हैं, उसे 4 लाख वोट सिर्फ हासिल करना है। लेकिन अगर इलेक्टेड डायरेक्टर है तो कितने वोट? 12 लाख हासिल करना है। भाई ये समझ आ गया? ठीक है, हमने 1 में भी लीगल प्रोविजन और डिसीजन दिया, 2 में भी लीगल प्रोविजन और डिसीजन दिया। यहां तक क्लियर? इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें। चलिए आगे नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर केस स्टडी 5 काट दिए, डिलीट कर दीजिए, ये आपने नहीं करना। और आपने सोचना भी नहीं है कि क्यों सर ने ये कहा, मैं पढ़ के तो देखूं इसमें है क्या चीज, ये सर ने मना किया, नहीं करना। आगे चलते हैं। केस स्टडी 6। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ फरहान ऑन द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी एंड द करंट स्टेटस ऑफ फरहान। लफ्ज डिविडेंड से मुझे लग रहा है कि ये डिविडेंड वाले चैप्टर में से शायद उसने पूछा है। हाँ, लेकिन ये फरहान की बात भी, करंट स्टेटस ऑफ फरहान की बात भी कर रहा है, तो शायद कोई मैनेजमेंट का भी हो। बहरहाल देखते हैं कि क्या है, अभी रिक्वायरमेंट से कंफर्म नहीं हो रहा। कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कामरान लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी। क्या लिस्टेड कंपनी लॉ के क्वेश्चन में स्टेटस ऑफ कंपनी अहम होता है? इसको अंडरलाइन कर लीजिए। चाहे इस केस स्टडी में ये यूज हो कंसेप्ट या ना हो, लेकिन आप अपनी आदत बना लीजिए, टाइप ऑफ कंपनी को हमने हमेशा अंडरलाइन करना है। लिस्टेड कंपनी डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड फॉर द हाफ ईयर एंडेड 30 जून 2012। ये इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? साल के दौरान में बताया था ना। और क्या इसके लिए जनरल मीटिंग की मेंबर्स की अप्रूवल जरूरत होती है? नहीं होती, डायरेक्टर्स की पावर में पढ़ा था हमने। बिल्कुल ठीक, तो वो कंसेप्ट पढ़ा था, यहाँ पे काम आ गया, वरना यहाँ हम कंफ्यूज हो रहे थे इंटरिम डिविडेंड क्या होता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्यों किया, मेंबर्स ने क्यों इसको अप्रूव किया। आगे चलते हैं। However, subsequently it was found that there was a defect in the appointment of Farhan, a director। फरहान एक डायरेक्टर था, उसकी अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट था। डिफेक्ट उसने नहीं बताया,
कोई भी हो सकता है डिफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल क्या डिफेक्ट हो सकता है? हमने डिस्क्वालिफिकेशन इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ा ना, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पढ़ा। हो सकता है वो डिफॉल्टर होता, उस वक्त हमें नहीं पता चला, ठीक है, कोई भी, बस वो कंसेप्ट की तरफ आपको लिंक करवाना था। Who participated in the meeting in which the dividend was approved? उसने उस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया जिसमें डिविडेंड अप्रूव किया गया था। तो इसका मतलब है उस मीटिंग में जो फैसला हुआ, एक डिस्क्वालिफाइड ना अहल बंदे ने एक फैसला किया, तो सारे फैसले भी खत्म हो गए ना, उनका स्टेटस नल एंड वॉइड नहीं। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे रेलिवेंट कंसेप्ट कौन सा है हमारा? हाँ, रेलिवेंट लीगल प्रोविजन में क्या लिखेंगे? पास्ट एक्ट्स ऑफ डिफेक्टो डायरेक्टर आर वैलिड। वैलिड तो लीगल प्रोविजन से हमने लिख दी पास्ट एक्ट्स ऑफ डिफेक्टो डायरेक्टर आर वैलिड। अब आगे डिसीजन में क्या लिखेंगे कि डिविडेंड डिक्लेरेशन इज वैलिड, लेकिन इसके बाद आगे एक लाइन मजीद लिखेंगे क्या कि आफ्टर डिस्कवरी ऑफ डिफेक्ट फरहान विल सीज टू बी डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। फरहान विल, ये भी तो था ना कि जब यानी डिस्कवरी से पहले सारे डिसीजन वैलिड है, पास्ट एक्ट सारे वैलिड है, लेकिन डिस्कवरी के बाद वो डायरेक्टर मजीद नहीं रहेगा अनलेस के वो सिचुएशन को रेक्टिफाई कर देता है। ये केस क्लियर, सिंपल था, ठीक है। चलिए अब इसी प्रेजेंटेशन की बेस पे अगर मजीद केस स्टडीज आपको दी जाए सॉल्व कर लेंगे। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में केस स्टडीज हम कंपाइल कर रहे हैं मजीद। नेक्स्ट वीक में आपको चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13 की केस स्टडी दी जाएंगी ताकि आप उनकी प्रैक्टिस करते रहें। और साथ साथ मैं आपको खुद बताता रहूंगा कि आज आपने ये क्वेश्चन केस स्टडी करके आनी है, आज ये केस स्टडी करके आनी है, ताकि सारी क्लास एक जैसी ही प्रैक्टिस के साथ चल रही हो, डिस्कशन करने में आसानी होगी। वरना एक दिन कोई और केस स्टडी करके आएगा, उसी दिन कोई दूसरा स्टूडेंट कोई और केस स्टडी करके आएगा, तो वो डिस्कशन करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब हम अपनी केस स्टडी की डिस्कशन को क्लोज करते हैं और इसके साथ ही हमारा चैप्टर 13 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चैप्टर 14 का आगाज करते हैं। इसके बाद जी पास कर दीजिएगा जी। अब चैप्टर 14 का आगाज करते हैं। चैप्टर 14 का टाइटल क्या है? चैप्टर 14 का टाइटल है इशू ऑफ शेयर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। ये तो इस चैप्टर के कंसेप्ट्स की तरफ आने से पहले मैं कुछ थोड़ी सी आपके साथ बैकग्राउंड डिस्कशन करना चाहता हूं, जिसके बाद इस कंसेप्ट को समझने में आपको आसानी होगी। कोई भी एक कंपनी जो ट्रांजैक्शंस करती है शेयर होल्डर के साथ, वो ट्रांजैक्शंस 3 तरह की हो सकती हैं। कोई भी एक कंपनी जो ट्रांजैक्शंस करेगी विद शेयर होल्डर, वो 3 तरह की हो सकती है। अच्छा, इस चैप्टर का स्कोप आपको समझा रहा हूं। बेसिक डिफरेंस चैप्टर 13 और चैप्टर 14 में यह है कि चैप्टर 13 रिलेट करता था मैनेजमेंट से। आपको पता है हमने स्टडी किया था कि जो इंटरनल रेगुलेटर्स है कंपनी के, वो डायरेक्टर्स भी, मैनेजमेंट भी है और शेयर होल्डर भी है। तो चैप्टर 13 हमारा रिलेट करता था उन सारे कंसेप्ट से जो मैनेजमेंट में अप्लाई करते हैं। मैनेजमेंट में डायरेक्टर्स भी थे, चीफ एग्जीक्यूटिव भी और कुछ दूसरे ऑफिसर्स भी। चैप्टर 14 में हम मैनेजमेंट के हवाले से कोई भी कंसेप्ट नहीं स्टडी करेंगे। जो कुछ पढ़ना था चैप्टर 13 में पढ़ लिया। चैप्टर 14 में हमारी सारी की सारी डिस्कशन होगी शेयर होल्डर्स के हवाले से। चैप्टर 14 शेयर होल्डर्स के गिर्द घूमता है, 13 मैनेजमेंट के गिर्द घूमता था। तो इसमें शेयर होल्डर के हवाले से सारी डिस्कशन होगी। शेयर होल्डर के साथ कोई भी एक कंपनी की जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो 3 तरह की ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं मैक्सिमम। एक, शेयर को इशू किया जाता है, शेयर को इशू किया जाता है, इससे कंपनी शेयर होल्डर से पैसे रिसीव करते हैं, ठीक है। पैसों के लेन देन की जो ट्रांजैक्शन होगी, पैसों के लेन देन की कंपनी के शेयर होल्डर्स के दरमियान में, ये 3 तरह की हो सकती है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन, शेयर जब कंपनी इशू करती है, तो शेयर इशू करने से शेयर चले जाते हैं मेंबर शेयर होल्डर के पास, और शेयर होल्डर से पैसे कंपनी के पास आ जाते हैं। कंपनी उनसे बिजनेस करती है।
बिजनेस करती है जब प्रॉफिट होता है, तो फिर दूसरी ट्रांजैक्शन होती है डिविडेंड पे करने वाली। कंपनी डिविडेंड पे करती है एनुअली, नॉर्मली, या जब कभी प्रॉफिट हो, उस प्रॉफिट में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर को। यह ट्रांजैक्शन भी कंपनी और शेयर होल्डर के दरमियान में है, यह ट्रांजैक्शन भी कंपनी और शेयर होल्डर्स के दरमियान में। तीसरी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन जो हो सकती है कंपनी और शेयर होल्डर्स के दरमियान में, वो होती है एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जब कंपनी बंद होने जा रही होती है, जब भी कोई कंपनी वाइंड अप होती है, खत्म होती है, तो उस वक्त देखा जाता है इसके एसेट्स और लायबिलिटीज की क्या पोजीशन है। अगर एसेट्स ज्यादा है, लायबिलिटीज कम है, तो एसेट से सारी लायबिलिटीज पे करके बाकी पैसे मेंबर्स में, शेयर होल्डर में बांट दिए जाते हैं कि ये आपका बचा खुचा प्रॉफिट है। और अगर शेयर एसेट्स कम हो, लायबिलिटीज ज्यादा हो, तो फिर एसेट्स बेच के जितनी लायबिलिटीज पे हो सकती हो कर दी जाती है। उसके बाद फिर देखा जाता है कंपनी की लायबिलिटी क्या है। इसमें अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो या लिमिटेड बाय शेयर है और कोई अनपेड अमाउंट है, तो फिर शेयर होल्डर से पैसे लिए जाते हैं। यानी वाइंडिंग अप में अगर सरप्लस एसेट्स हैं, तो शेयर होल्डर को लास्ट टाइम पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, और अगर सरप्लस लायबिलिटीज है, तो फिर आखिरी दफा शेयर होल्डर से पैसे लिए जाएंगे। वो डिपेंड करता है स्टेटस पे कंपनी का। वाइंडिंग अप हमारे सिलेबस में नहीं है, वाइंडिंग अप के बारे में हम कोई भी कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे। हाँ, शेयर इशू और डिविडेंड पेमेंट, ये दोनों एरियाज हमारे सिलेबस में है और हमने चैप्टर 14 में डिस्कस करना, ठीक है। अच्छा, जब भी शेयर इशू किया जाता है, फर्ज कीजिए एक कंपनी ने जनरल पब्लिक को शेयर इशू करना है, तो मुझे बताइए, अगर एक प्राइवेट कंपनी ने जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने हैं तो नहीं कर, हाँ शाबाश, नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी तो जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर ही नहीं सकती, पब्लिक कंपनी कर सकती है, ठीक है, वो लिस्टिंग करवा के स्टॉक एक्सचेंज में। अच्छा, प्राइवेट, अब ये ज़हन में रखिएगा कंसेप्ट, प्राइवेट कंपनी कभी भी शेयर इशू नहीं कर सकती। गलत स्टेटमेंट, हाँ ध्यान से, ये भी स्टेटमेंट गलत है। प्राइवेट कंपनी शेयर इशू कर सकती है, लेकिन जनरल पब्लिक को इशू नहीं कर सकती। जनरल पब्लिक को नहीं कर सकती तो फिर किसको करेगी? फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को शेयर इशू कर सकती है। और अगर पब्लिक कंपनी है तो उसके पास, याद रखे, दोनों ऑप्शंस हैं। ये अहम कंसेप्ट बता रहा हूं, पब्लिक कंपनी के पास दोनों ऑप्शन हैं। वो चाहे तो जनरल पब्लिक को भी शेयर इशू कर सकती है लिस्टिंग करवा के, और चाहे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को भी शेयर इशू कर सकती है। यानी प्राइवेट कंपनी के पास एक ही ऑप्शन है, लेकिन पब्लिक कंपनी के पास दोनों ऑप्शन हैं, ठीक है, जनरल पब्लिक को भी, फ्रेंड एंड फैमिली को। अच्छा, मुझे अगली बात ये बताइए, अगर फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर को शेयर इशू करना है, क्या उन लोगों को कंपनी के बारे में, इसके डायरेक्टर्स के बारे में, नेचर ऑफ बिजनेस वगैरह के बारे में ऑलरेडी इनफॉर्मल तरीके से इंफॉर्मेशन होगी या नहीं होगी? उनके लिए कंपनी के मामलात को ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड एंड फैमिली एक दूसरे को पता होता है, यार मेरा कजन क्या कर रहा है, ये चाचा क्या कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने हैं, जनरल पब्लिक, क्या जनरल पब्लिक को यह जानना चाहिए कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, काम क्या करती है, कौन लोग इसको चलाते हैं, पिछले साल, अगर पिछले कई सालों से बिजनेस कर रही है तो उसमें उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या है, हाइलाइट्स क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर की जाती है इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि इन्वेस्टर इस डॉक्यूमेंट को पढ़ के फैसला कर सके कि हमने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं। इस फॉर्मल डॉक्यूमेंट को कहते हैं प्रोस्पेक्टस। तो शेयर इशू और प्रोस्पेक्टस का गहरा ताल्लुक है।
भाई क्या ताल्लुक है? क्या जब कभी शेयर इशू करेंगे, स्टेटमेंट बोलने लगा, ट्रू और फॉल्स करना है। जब कभी शेयर इशू करेंगे हमेशा प्रोस्पेक्टस भी बना के इशू किया जाएगा। फॉल्स, गलत। सही स्टेटमेंट क्या है? जब कभी शेयर जनरल पब्लिक को इशू किए जाएंगे हमेशा प्रोस्पेक्टस बनाया जाएगा। अगर फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर को इशू करने हैं तो फिर प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो इसका मतलब है हमेशा तो नहीं, लेकिन अक्सर जब शेयर्स को इशू किया जाएगा तो प्रोस्पेक्टस भी इशू किया जाएगा। अब आपको स्कोप बता रहा हूं, चैप्टर 14 का स्कोप क्या है। चैप्टर 14 में इक्का दुक्का शायद कंसेप्ट और भी डिस्कस हो, लेकिन मेन 3 कंसेप्ट डिस्कस होंगे हमारे चैप्टर 14 में। मेन 3 कंसेप्ट डिस्कस होंगे। एक कंसेप्ट डिस्कस होगा शेयर इशू का, इश्यूएंस ऑफ शेयर्स का। दूसरा कंसेप्ट डिस्कस होगा प्रोस्पेक्टस का, और तीसरा कंसेप्ट डिस्कस होगा डिविडेंड का। ये इन तीनों से रिलेटेड जो भी रेलिवेंट लीगल प्रोविजंस है वो हमने डिस्कस कर। इक्का दुक्का कंसेप्ट शायद और भी हो, लेकिन मेन एरियाज चैप्टर 14 के ये 3 होंगे। और इनमें से देखिए ये सारे तीनों एरियाज शेयर होल्डर से रिलेट करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बनाया ही शेयर होल्डर्स के लिए गया है। चैप्टर 13 बनाया ही मैनेजमेंट के लिए गया था, ये चैप्टर बनाया ही शेयर होल्डर्स के लिए गया। तो ये चैप्टर में डिस्कस क्या करने जा रहे हैं ये समझ आ गया। चलिए अब चैप्टर के कंसेप्ट्स की तरफ आते हैं। हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 है इस चैप्टर का, वो हमें बताता है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर ए कंपनी। वैसे वो बताता नहीं, वो डायरेक्ट शुरू हो जाता है, लेकिन चूंकि कंटेक्स्ट समझे बगैर वो प्रोविजन समझना थोड़ा मुश्किल होती है, तो मैं कंटेक्स्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। एक कंपनी को फाइनेंस यानी पैसों की जरूरत है, तो सोर्सेज क्या है, कितने जरियों से पैसे हासिल कर सकती है कंपनी। 3 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, 3 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। पहला सोर्स ऑफ फाइनेंस है शेयर्स इशू करके। भाई शेयर इशू करके भी कंपनी को पैसे मिलते हैं ना, तो जब कंपनी शेयर इशू करेगी इसे पैसे मिलेंगे। अच्छा, शेयर्स क्या है? शेयर एक पीस ऑफ पेपर समझे, जैसे प्राइस बॉन्ड है। शेयर जब कभी आपके जहन में आए ना, शेयर आपके जहन में आ जाए प्राइस बॉन्ड, उस पर फर्क सिर्फ ये होता है कि वो कंपनी का नाम लिखा होता है, ठीक है, तो प्राइस बॉन्ड आ जाए। और उसी तरह से प्राइस बॉन्ड के ऊपर लिखा होता है 250 वाला है, 500 वाला है, 1000 वाला है। शेयर के ऊपर भी उसकी नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू लिखी होती है। अच्छा, जिसको शेयर इशू किया जाता है वो बन जाता है कंपनी का शेयर होल्डर, मेंबर। आसान अल्फाज में मालिक बन जाता है कंपनी का। क्या बन जाता है? मालिक। अब उसको जो बाद में रिटर्न मिलेगा, पैसे मिलेंगे, इंटरेस्ट मिलेगा कि प्रॉफिट? प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा उसे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और प्रॉफिट और इंटरेस्ट में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये, इंटरेस्ट नॉर्मली फिक्स रहता है और प्रॉफिट नॉर्मली फ्लक्चुएट होता है। तो शेयर कैपिटल समझ आ गया क्या है? और जिनको इशू किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? शेयर होल्डर। अच्छा, अब अगर कंपनी को पैसे चाहिए तो शेयर इशू करने के अलावा एक दूसरा जरिया है, लोन ले लिया जाए। भाई लोन किससे लिया जाएगा? बैंक से। बैंक से लोन ले, बैंक जैसे इंडिविजुअल्स को लोन दे देता है तो बिल्कुल उसी तरह कंपनीज को भी लोन दे सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी जाएगी लोन ले, बैंक कहेगा हाँ भाई दिखाइए अपना मेमोरेंडम लेके आइए, आर्टिकल्स लेके आइए, बोरिंग पावर वगैरह देखेगा, फिर उनसे पूछेगा अच्छा बताओ सिक्योरिटी के तौर पे क्या चीजें रखवाओगे। वो कहेंगे सिक्योरिटी के तौर पे ये हमारे एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी है। वो कहेगा अच्छा फिर पर्सनल गारंटी भी दो सम टाइम। अगर बैंक को लगे ना ज्यादा रिस्की है लोन देना, तो बैंक कहेगा पर्सनल गारंटी भी दो। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी, एग्रीमेंट पे साइन हो जाएंगे, बैंक लोन दे देगा। अब लोन में और शेयर कैपिटल में बेसिक डिफरेंस ये है कि लोन आप बैंक से ही हासिल करते हैं नॉर्मली। कुछ और लोग भी कर्जे हंसना दे देते हैं, इंडिविजुअल्स, लेकिन नॉर्मली लोन किससे लिया जाता है? बैंक से। और शेयर इशू किया जाता है शेयर होल्डर्स को। यहां पे जो कंपनी ने पेमेंट करनी है वो है डिविडेंड या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें इंटरेस्ट जो नॉर्मली फिक्स होता है।
क्या जनरल पब्लिक लोन दे सकती है? जनरल पब्लिक लोन दे सकती है? नहीं दे सकती। यहां तक अभी जो सिखाया ना कंसेप्ट, उसके हिसाब से पूछ रहा हूं। जनरल पब्लिक के साथ जनरल पब्लिक के साथ कंपनी एग्रीमेंट कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि नॉर्मली एक बंदे के पास इतने पैसे नहीं होते। बैंक चाहे तो 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन का लोन भी दे सकता है। आम इंडिविजुअल्स जिस तरह बैंक लोन देता है उस तरह कंपनी को लोन नहीं दे सकता। लेकिन कंपनी के बाजू का चलते चलते बैंक से शेयर्स इशू किए, पैसे आए, लोन के लिए जरूरत पड़ी, फिर पैसों की, बैंक के पास गए, लोन लिया, बाजू का स्टिल कंपनी को मजीद पैसों की जरूरत पड़ती है। बैंक से एक सर्टेन लेवल तक लोन देता है, उसके बाद कहते हैं नहीं भाई मजीद नहीं, ये ना हमारे पैसे डूब जाए, बैंक रिफ्यूज कर देते हैं। फिर कंपनी के पास तीसरा तरीका जो पैसे इकट्ठे करने का आता है वो ये कि जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे कर लें। लेकिन जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे करने में मसला ये आता है कि किसी एक इंडिविजुअल के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन कंपनी को लोन दे सके। तो फिर क्या किया जाता है? फिर इन दोनों का एक मिक्सचर तैयार किया जाता है, शेयर्स का और लोन। कुछ जिस तरह शेयर्स होते हैं ना, उस तरह ही पीस ऑफ पेपर प्रिपेयर किए जाते हैं, उनका नाम रखा जाता है डिबेंचर्स। दिखने में शेयर की तरह होंगे लेकिन उसके ऊपर लिखा जाएगा डिबेंचर, और उस पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाएंगी जो शेयर्स के ऊपर नहीं होते। डिबेंचर के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन क्या लिखी जाएगी? जी इसकी फेस वैल्यू है फॉर एग्जांपल 100, ये 5 साल के बाद आपको रीपे किया जाएगा ₹100। अभी हम लोगों से इनसे पूछेंगे हाँ भाई डिबेंचर चाहिए, कितने डिबेंचर चाहिए? कहेगा सर मेरे पास तो 1000 रुपए है। मैं कहूँगा अच्छा डिबेंचर ये कितने का? 100 रुपए का। लाओ 10 डिबेंचर लो, 1000 मुझे दो। इनके पास 5000 होंगे तो इनसे 5000 लेके इनको 50 डिबेंचर दे दूंगा। यानी इससे फायदा क्या हुआ कि छोटे छोटे इन्वेस्टर से मैंने लोन ले लिया, ठीक है। लेकिन डिबेंचर के ऊपर टर्म एंड कंडीशन में क्या लिखा होगा? पीरियड कितने साल के लिए, कितने साल बाद कंपनी ने इनको पैसे वापस करने हैं और डिबेंचर ले लेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और फिर उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, पेमेंट कब होगी इंटरेस्ट की? 3 महीने बाद, हर 6 महीने बाद। नहीं, जो टोटल अमाउंट है ना वो तो 5 साल बाद ही मिलेगी, इंटरेस्ट तो हर महीने या 2-3 महीने बाद या 6 महीने बाद भी होना चाहिए ना। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन डिबेंचर पे लिखी होगी, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर में क्या है? ये लोन है। इसको अगर आपके पास किसी कंपनी के डिबेंचर, आप उसके मालिक नहीं बनेंगे, आप उसके लेंडर बनेंगे, यानी आपने लोन दिया होगा। डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, जबकि शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है, ठीक है। लेकिन डिबेंचर और लोन में क्या फर्क है? ये एक बंदे से लिया है। डिबेंचर्स नॉर्मली जनरल पब्लिक को इशू किए जाते हैं। क्लियर हो गया तीनों में? हमारे सिलेबस में 2 अटेम्प्ट पहले तक, यानी ये जो प्रीवियस अटेम्प्ट हो गया इससे पहले वाली अटेम्प्ट तक डिबेंचर भी शामिल होता था, लोन भी शामिल होता था। अब हमारे सिलेबस में ये दोनों नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ बेसिक नॉलेज आपको इसलिए दिया, केस स्टडी में यूज हो सकता है। जैसे भी आपने देखा था वो इंटरम डिविडेंड वाला, उसने केस स्टडी में यूज कर लिया तो आपको, और इससे पहले भी आपको पता है कुछ केस स्टडी हमने ऐसी की है जिसमें वो कंपनी बैंक के पास लोन लेने के लिए जाती है और वो कहते हैं आपकी बोरिंग पावर तो है ही नहीं। तो इसीलिए ये कंसेप्ट जानना आपके लिए जरूरी था, लेकिन इससे रिलेटेड फर्दर लीगल प्रोविजन हमारे सिलेबस में नहीं है। अब है शेयर कैपिटल, इसके बारे में हमने स्टडी करना है। शेयर कैपिटल क्या है, ठीक है। शेयर कैपिटल क्या है? शेयर कैपिटल की डिफरेंट टाइप्स हैं। एक है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, एक है इश्यूड शेयर कैपिटल, एक है पेड अप शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या है? जब भी कोई प्रमोटर कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए रजिस्ट्रार के पास जाते हैं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और समटाइम्स
आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी लेके जाते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफरेंट क्लासेस होती हैं, जैसे नेम क्लास, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास, लाइबिलिटी क्लास, ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्लास। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या है? वो मैक्सिमम अमाउंट जो एक कंपनी इशू कर सकती है, जो कर सकती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर विच कैन बी इशू टू जनरल पब्लिक या इशू टू शेयर होल्डर्स कैन बी इशू। रजिस्ट्रार पूछते हैं, हाँ भाई तुम्हारा क्या ख्याल है, जब तक कंपनी चलेगी अपनी जिंदगी में मैक्सिमम कितना को शेयर कैपिटल तुम्हें चाहिए होगा? ओके सर, हमें चाहिए होगा 500 मिलियन का शेयर कैपिटल। तो रजिस्ट्रार जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्लास है उसमें क्या लिखा होगा? 500 मिलियन। लेकिन लिखा कैसे होगा ये नोट कर लीजिए, सिर्फ ऑथोराइज शेयर कैपिटल के आगे 500 मिलियन नहीं लिखा होगा, 500 मिलियन लिखा होगा, उसके साथ साथ ये भी लिखा होगा शेयर्स कितने हैं और उनकी फेस वैल्यू कितने हैं। यानी इसी तरह की लाइन लिखी होगी ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्लास में, क्या कि 5 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इज इक्वल टू 500 मिलियन शेयर कैपिटल। अब देखें ये क्या है भला? शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ये क्या है? फेस वैल्यू एक शेयर की। ये क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, फर्क समझा? नंबर ऑफ शेयर्स में और शेयर कैपिटल में फर्क। अभी पिछली केस स्टडी में हमने यही फॉर्मूला यूज करते हुए शेयर कैपिटल से नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट किए थे। ये आएगी ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्लास। ये मैक्सिमम अमाउंट है जो कंपनी इशू कर सकती है। अच्छा, ये रजिस्टर करवा के हम आ गए। मुझे ये बताइए, क्या ये लाजमी है कि कंपनी ने जब शेयर इशू करने हैं तो 5 मिलियन के 5 मिलियन शेयर सारे इकट्ठे इशू करें, या अपनी जरूरत के मुताबिक हो सकता है पहले साल में 2 मिलियन कर लें, फिर अगले साल में 2 मिलियन, फिर उससे अगले साल में 1 मिलियन, तो इशू कर सकते हैं। यानी अगर कंपनी चाहे, आप ये मुझे कह रहे हैं कि अगर कंपनी चाहे तो 2 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इज इक्वल टू 200 मिलियन, ये इशू कर सकती है। नहीं तो ये पार्टली पेड शेयर नहीं हो जाएगा? पार्टली पेड शेयर नहीं होगा ये? हाँ, पार्टली पेड शेयर कब होता? अगर मैं कहता सुने मुझे पहले साल में 200 मिलियन की जरूरत है, 200 में, तो मैं कहता ऐसा करता हूं पहले साल में 5 मिलियन शेयर्स इशू करता हूं और 40 रुपए लेता हूं हर एक से, 60 रुपए फिर बाकी जब जरूरत पड़ेगी फिर ले लूंगा। अगर मैं यही इक्वेशन 200 मिलियन वाली ऐसे बनाता, 5 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹40 ईच और रिमेनिंग टू बी पेएबल सब्सिक्वेंटली, तो फिर ये क्या होता? पार्टली पेड शेयर। ये कंसेप्ट पार्टली पेड का नहीं है, ये है हमारा ऑथोराइज शेयर कैपिटल, और ये क्या है? इश्यूड शेयर कैपिटल। तो इश्यूड शेयर कैपिटल क्या होता है? इश्यूड शेयर कैपिटल ऑथोराइज शेयर कैपिटल का वो हिस्सा है जो जनरल पब्लिक को इशू कर दिया गया है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल को क्या? वो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर जो इशू की जा सकती है, जो की जा सकती है वो ऑथोराइज, और जो कर चुके हैं इशूड शेयर कैपिटल। अच्छा, अब पेड अप शेयर कैपिटल क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल इशूड शेयर कैपिटल का वो हिस्सा है जो लोगों ने, मेंबर्स ने पे कर दिया है। ठीक है, जो मेंबर्स ने पे कर दिया है। कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक कोई भी कंपनी पार्टली पेड शेयर इशू नहीं कर सकती, हमेशा फुली पेड शेयर इशू करेगी। इसीलिए पेड अप शेयर कैपिटल और इशूड शेयर कैपिटल सेम होंगे हमेशा, सिवाय उस केसेस के जो कंपनीज एक्ट से पहले
जब पार्टली पेड शेयर की इजाजत होती थी तब इशू किए गए होंगे। ठीक है, तो नॉर्मली इश्यूड शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल सेम होंगे। सिर्फ पार्टली पेड अगर कोई केस है, उस केस में पेड अप शेयर कैपिटल इश्यूड शेयर कैपिटल से डिफरेंट हो, कम होंगे। भी ये क्लियर हो गया? क्या ऑथराइज शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल में फर्क समझ आ गया आपको? अगर फर्क समझ आ गया तो मुझे बताइए, क्या इश्यूड शेयर कैपिटल ऑथराइज शेयर कैपिटल से ज्यादा हो सकता है? क्या ऑथराइज शेयर कैपिटल इश्यूड शेयर कैपिटल से ज्यादा हो सकता है? क्या ऑथराइज शेयर कैपिटल पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा हो सकता है? वो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्या इश्यूड शेयर कैपिटल पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा हो सकता है? नहीं, नहीं, अनलेस के पार्टली पेड शेयर वाला केस। ये तीनों कंसेप्ट समझ आ गए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर कंपनी ने इस साल 200 मिलियन के शेयर इशू कर दिए, अगले साल 100 मिलियन की मजीद जरूरत पड़ी, बताइए जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए कि स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए? कोई रेजोल्यूशन नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर होती है शेयर इशू करने की। पढ़ा नहीं था पावर्स में? आपने डायरेक्टर्स की पावर ड्यूटी सही याद नहीं की, वो आगे यूज हो रही है, आप देखें। तो अगर तो मजीद शेयर इशू करने हैं, शेयर इशू करने के लिए मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर फर्ज कीजिए कंपनी ने अगले साल, मुझे बताइए अगले साल जरूरत पड़ी 300 मिलियन की, शेयर इशू करने हैं, डायरेक्टर्स ने फैसला कर लिया मजीद शेयर इशू किए जाएंगे, मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत है कि नहीं? नहीं है। अच्छा, अगर अगले साल जरूरत पड़ी, सोच के जवाब दीजिएगा गौर से, अगर अगले साल जरूरत पड़ी 400 मिलियन की, डायरेक्टर्स ने फैसला कर लिया, क्या शेयर इशू किए जा सकते हैं? अब क्यों नहीं किए जा सकते? क्योंकि अब ऑथोराइज शेयर कैपिटल से अमाउंट ज्यादा हो रही है। तो इश्यूड शेयर कैपिटल ऑथोराइज शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट है जो कि इशू की जा सकती है। तो बताइए मसला आ गया, अब क्या करें? क्या कंपनी अब 500 मिलियन से ऊपर कभी जा ही नहीं सकती? बिल्कुल जा सकती। क्या करना पड़ेगा? अल्ट्रेशन करनी पड़ेगी। अल्ट्रेशन करनी पड़ेगी। उस अल्ट्रेशन में ऑथोराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, उसके बाद कंपनी 400 मिलियन शेयर के भी शेयर इशू कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखिए, मैंने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आप मुझे बता देंगे कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल की क्लास की अल्ट्रेशन करनी है, कैसे करेंगे? पढ़ाया नहीं, वैसे ही आपसे पूछ रहा हूं, शायद आप बता दें। ना भी बता सके कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास की जाएगी, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी 15 दिन में, और अल्टर्ड मेमोरेंडम आर्टिकल्स की कॉपी 30 दिन रजिस्ट्रार को जमा करवाई जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, यही प्रोसीजर होगा। तो क्या ये क्लियर हो गया हमें ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या है, इश्यूड शेयर कैपिटल क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल क्या है? इश्यूड शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना तो क्या करना है? ऑथोराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना तो क्या करना है? चलिए, अब एक छोटा सा कंसेप्ट, शेयर सर्टिफिकेट क्या होते हैं? शेयर, अच्छा मुझे ये बताइए, आपके पास बाइक है, बाइक पे आता है कोई शोर? अच्छा, बाइक तो आपके पास क्या सबूत, एक तो बाइक मौजूद है ना, आपके पास क्या सबूत है कि बाइक आपकी है? कोई चाबी नहीं है, लीगल एविडेंस वो नहीं है। हाँ, वो एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की तरफ से एक सफा होता है। जरा मुझे देख के बताइएगा उसके ऊपर लफ्ज सर्टिफिकेट लिखा होगा कि नहीं? सर्टिफिकेट लिखा, वो सर्टिफिकेट है, यानी वो सर्टिफाई करता है, साबित करता है इस बात को कि इस मोटरसाइकिल के मालिक आप है। ठीक है, ये है। याद रखें, सिर्फ ये मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बल्कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी कोई ना कोई पेज होता है। अगर आपने कहीं कोई प्रॉपर्टी जैसे लैंड, बिल्डिंग वगैरह बाय करनी है तो उसके भी रजिस्ट्री वगैरह होती है, जैसे फर्द वगैरह कुछ दूसरे नाम इस्तेमाल करते हैं, उसके उस पेज वो भी एक सर्टिफिकेट होता है जिसपे लिखा होता है कि आप इसके कानूनी मालिक हैं। उसी तरह हम
हमने किसी कंपनी के 1 लाख शेयर्स खरीदे, अब हम उसके कानूनी मालिक हैं कि नहीं, इसका भी कोई सबूत होगा? वो सबूत एक सफा होगा। शेयर चाहे 1 लाख है, वो जैसे प्राइस बॉन्ड होता है 1 लाख प्राइस, वो हम कहेंगे भाई हम कहाँ उठा के फिरते रहेंगे। हमारे पास ऑप्शन होती है, चाहे हम उनको उठा के अपने घर में ले आए, चाहे कंपनी को कहे भाई इसको अपने पास ही रखो, हमारी ये माना समझ अपने पास, हमें एक सर्टिफिकेट दे दो, एक सफा, जिसके ऊपर लिखा हो कि हम इसके कानूनी मालिक हैं। तो कंपनी क्या करती है, एक सर्टिफिकेट इशू